एक पर्टिकुलर मार्शल कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं जी। और मार्शल कॉम को रिप्रेजेंट करने से कई सीटों पर ऐसा होता है कि जब जो नॉन गुजर सीट है जी, पर वहां गुजर इस संख्या में है, रिजर्व सीट भी मान लो जी, मीना लड़ रहा है, और गुजर इतनी संख्या में है कि वो जिस तरफ चल जाए वहां उसको जिता लें, तो वहां पर वो प्ले कर सकते हैं गेम जी, और जैसे जिस सीट पे जाट नहीं लड़ रहे हैं जी, वहां पे हनुमान बेनीवाल प्ले कर सकते हैं गेम जी, तो ये इनके पास जो मान लो 10,000 वोट भी एक सीट पे होंगे जी, तो वो गेम को इधर से उधर टर्न कर सकते हैं। इसलिए सचिन पायलट जब उन्होंने एक फैसला कर लिया सड़क पर आने का, एक दिन का अनशन कर रहे हैं, वो अनशन के बाद यहीं रुक जाएंगे, ये मानना बेवकूफी होगी। जी, अगर इस अनशन के बाद ये मान ले हम कि अशोक गहलोत उनकी बात मानते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, जी, वो कोई ऐसा भ्रष्टाचार है नहीं है, कार्रवाई होगी नहीं होगी, अशोक गहलोत किसी कीमत पर सचिन पायलट का मांगा हुआ काम नहीं करेंगे, चाहा हुआ काम नहीं करेंगे। एक हमारे साथ में दर्शक हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि गहलोत कभी भी राजस्थान नहीं जीत सकते पायलट के बिना, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, जीत तो कौन सकता है कौन नहीं सकता ये फैसला तो आज करना बेवकूफी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गहलोत को अपनी योजनाओं पर बहुत ज्यादा वो है कि भरोसा है, मतलब जी, जी, अभिमान तो नहीं कहता, भरोसा है जी, कि उन्होंने ये फ्री कर दिया वो फ्री कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि गैस का सिलेंडर सितंबर में 2 करोड़ परिवारों के लिए फ्री कर देंगे, वो 500 रुपए कर देंगे क्षमा करें, और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर करके पानी पीने का पानी फ्री करके कुछ करेंगे और कुछ करते रहेंगे, जितना कर दिया वो कर दिया और करेंगे। सवाल ये है कि जब चुनाव में जातिवाद फैलता है और जातिवादी गणित से वोटों का गणित तय होता है, समीकरण तय होता है, उस वक्त सचिन पायलट एक फैक्टर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने बड़े फैक्टर होंगे आज नहीं कहा जा सकता, कितनी सीटों पर फैक्टर होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक फैक्टर होंगे, कांग्रेस की जीत या हार तय करने वाले फैक्टर हो सकते हैं। जैसे वसुंधरा बीजेपी की हो सकती है, हनुमान बेनीवाल जिस तरफ पलड़ा बढ़े चला जाए, कांग्रेस साथ बीजेपी साथ जिससे अलायंस कर ले या नहीं अलायंस करे, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल नाम की फॉलोइंग है। गहलोत के पास जातिवादी फॉलोइंग नहीं है जी, वो सर समाज की है, कांग्रेस की है, विचारधारा की है, जो भी है जी। लेकिन चुनाव जब आते हैं, मैं सन 77 से चुनाव देख रहा हूँ, अजमेर में ही पत्रकारिता की जी, हमेशा मैंने देखा कि चुनाव आते हैं, 77 को छोड़ दो, तब इंदिरा गांधी को हराने का नारा था, 80 में इंदिरा गांधी को सत्ता में लाने का नारा था जी। जब ऐसा बड़ा इशू नहीं आता देश के सामने जी, तो देश में चुनाव में जातिवाद पनपता है, जातिवाद हावी रहता है, जातिवाद के आधार पर वोटों के फैसले होते हैं और जातिवाद के आधार पर चुनाव के नतीजे निकलते हैं जी। तो उस केस में पायलट और पायलट के समर्थक अगर गुजर वर्ग कोई फैसला लेता है तो उसका खामियाजा निश्चित तौर पर उतरना, उसको भुगतना पड़ सकता है। एक दर्शक हैं दिनेश जी, वो लिख रहे हैं कि आएगी तो कांग्रेस ही, निश्चित रूप से तो खैर भाई साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला, ये तो सब चीजों के ऊपर आ गई है। एक लिख रहे हैं कि योजनाएं तो पहले भी बहुत थी, उनका कहना है कि जो गहलोत के पास में जो योजनाएं थी वो 2013 के अंदर भी बहुत थी, इसके बारे में आपका क्या मानना है? इस मामले में मैं एक बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि 2013 में जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन रात को मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई फोन पर जी, और गहलोत जी बिल्कुल श्योर थे, हालांकि ऐसी पर्सनल बात मैं आज रिवील कर रहा हूँ, 10 साल बाद कोई ऐसी बात नहीं है जी, वो बहुत श्योर थे कि सरकार वापस आ रही है। उनके सारे इर्द गिर्द के लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग मेरे छोटे ब्रदर पत्रकार हैं, वो भी उनके नजदीक हैं, तो उन्होंने भी कहा कि सरकार आ रही है जी। शायद उस दिन रात को मैं अकेला आदमी था जिसने मुख्यमंत्री को रहते हुए अशोक गहलोत को कहा कि आपकी सरकार हार रही है, आपकी सरकार नहीं आ रही है जी। और उन्होंने कहा मैंने ये योजना लागू की, वो योजना लागू की, मुझे फोन पे कहा, मैंने सर कोई योजना लागू कर दी हो लेकिन आपकी सरकार नहीं आ रही जी। नतीजा हुआ नहीं आई, हालांकि मैं 2-3 दिन बाद मिला मतदान के बाद रिजल्ट आने से पहले, तो उन्होंने स्वीकार लिया कि नहीं तुम सही कह रहे थे, मुझे खुशी है कि तुम में इतना हौसला है कि एक मुख्यमंत्री को मुंह पे कह सको कि सरकार नहीं आ रही है। मैंने जैसे लोगों से कहा कि अनिल अरोड़ा की ये राय है, तो लोगों ने मानना शुरू किया, हाँ साहब हम बहुमत नहीं ला पा रहे हैं, तो हार गए थे वो। तो कई चीजें क्या है कि दीवारों पर लिखी होती साफ, पर सत्ता में बैठे हुए आदमी को लोग चश्मा लगा के दीवार दिखाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाता उस इबारत को कई बार, क्योंकि जो चारों तरफ से घेर लेते हैं सत्ता का स्वाद सकने वाले लोग, सत्ता का लाभ लेने वाले लोग, वो हमेशा सत्ता के केंद्र को घेरे रखते हैं और उसको असलियत से वाकिफ नहीं होने देते। योजना अपनी जगह, उनका क्रियान्वयन अपनी जगह है, क्रियान्वयन कितना होता है, कितना लाभ पहुंचता है, एक तो इशू ये है जैसे अभी गैस सिलेंडर के लिए अभी आपको कराना पड़ा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आपको नहीं मिल रहा 500 में सिलेंडर, तो ये हिट बैक करेगी चीज। तो
एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे सरकार ने कितनी निगरानी की है, कितना एग्जीक्यूशन सुनिश्चित किया है, कितना कर पाएंगे, और उससे बेनिफिटेड लोग, दो तरह के बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट होता है एक, तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट है घरेलू गैस वाला, तो बिजली वाला 100 यूनिट का, 2000 यूनिट का। इस डायरेक्ट बेनिफिट से भी लोग क्या इस एहसान से दब के वोट देते समय अपनी सोच को गवर्न होने देंगे, या लोग मोदी मोदी का नारा, या लोग राष्ट्रभक्ति का नारा, या लोग हिंदुत्व का नारा और देश का स्वाभिमान, ऐसे कई बातें हैं। हाँ, ये जरूर है, मेरा मानना यह है कमल जी कि जिस वक्त राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा, बीजेपी अगर मोदी के नाम पर वोट मांगेगी तो जनता ये सवाल खड़ा कर सकती है गहलोत के सामने, आपके पास कौन नेता है जो मुख्यमंत्री बनेगा, किसके हाथ में सौंपोगे राजस्थान, ये सवाल जनता के सामने उठ सकता है। गहलोत फेंक सकते हैं सभाओं में, कांग्रेस फेंक सकती है सभाओं में, और उस दिन बीजेपी को जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी तो नहीं आएंगे मुख्यमंत्री बनने, तो कौन आएगा, ये सवाल राजस्थान की जनता पूछ सकती है कि किसके हाथ में राजस्थान सौंपोगे, हमें बताओ। तो उस दिन निश्चित रूप से उस दिन ये स्थिति आ सकती है। परफेक्ट चीज कही है। एक हमारे दर्शक हैं वो लिख रहे हैं कि आप आरएलपी की शक्ति अगर साथ में होगी जाएगी, यानी वो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, और जैसा कि आपने भी चर्चा में बात भी करी, और निश्चित रूप से राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जातिगत तरीके के ऊपर वोट डलते हैं, और ये राजस्थान का एक अलग तरीके का, और स्टेट की अपेक्षा राजस्थान का कल्चर अलग है। यदि गुर्जर वोट एक जगह पे आ जाते हैं, जाट वोट के अंदर यदि आरएलपी के जाट वोट यदि पूरे राजस्थान में इकट्ठा करने की स्थिति के अंदर आते हैं, सचिन पायलट क्योंकि मुस्लिम समाज के भी परिवार से जुड़े, मतलब उनकी पत्नी है, तो मुस्लिम समाज के वोट भी उनके पास में आते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, कभी दर्शक ने नीचे और आप पार्टी के संदर्भ में कहा है, अरविंद केजरीवाल वैश्य वोटों के यदि वोटों को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या थर्ड फ्रंट की स्थिति बन सकती है क्या? इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल भूल जाइए कि वैश्य वोट अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा जी, मैं नहीं मानता जी। वैश्य वोट ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से जनसंघ के जमाने से बीजेपी के साथ रहा है जी, कांग्रेस के खिलाफ रहा अधिकांश। जो कांग्रेसी है वो कांग्रेसी है जी, पर अदरवाइज एक कम्युनिटी के रूप में वैश्य, राम मंदिर के नाम पर लो, देशभक्ति के नाम पर लो, स्वाभिमान के नाम पर लो, किसी नाम पे लो, दीपक जब चुनाव चिन्ह, तब से मैं देख रहा हूं, सन 62 से चुनावों का मेरे को बचपन से मैं शौक रहा है, तो मैं तब से देख रहा हूं कि जो वैश्य वर्ग है उसका अधिकांश हिस्सा, चाहे जीएसटी लागू हो गई, चाहे नोटबंदी आ गई, चाहे बिजनेस खत्म हो गया, चाहे कैसी मार पड़ गई, वो मोदी मोदी ही करता रहेगा वैश्य वर्ग के बारे में, मेरे को ये विश्वास है जी, मेरा आकलन है, सॉरी जी। और जो कांग्रेसी है, जैसे आपके यहाँ अध्यक्ष कांग्रेसी है, जैन है, तो वो कांग्रेस में है वैश्य वर्ग के लोग, धारीवाल है जी, शांति धारीवाल है, बहुत लोग है, प्रमोद भाई है, तो वो उनका अपनी फॉलोइंग है। लेकिन एट लार्ज वैश्य वर्ग अरविंद केजरीवाल की वजह से आपके साथ चला जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप न तो जातिवादी राजनीति का फतवा देती है, न जातिवादी राजनीति करने की बात करती है, न केजरीवाल को वैश्य समाज अपना नेता मानता है। मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं इस बात को कि न तो उन्होंने वैश्य समाज की नेतागिरी की है, और न देश का वैश्य समाज, केजरीवाल भले वैश्य है और मुख्यमंत्री है, वैश्य समाज केजरीवाल को वैश्य होने के नाते मुख्यमंत्री बने, ये नहीं मानता, कोई भी नहीं मान सकता राजनीति में। इसलिए वैश्य समाज की वोटों की तो आप भूल जाइए, वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी से, अपने अपने कमिटमेंट के साथ जाएंगे, और लार्जली उनका कमिटमेंट प्रो बीजेपी, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा आकलन है। हनुमान बेनीवाल की और केजरीवाल की पार्टी एक साथ हो जाए, या सचिन पायलट उनके साथ हो जाए, देखिए सचिन पायलट की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है, हनुमान बेनीवाल की बिल्कुल डिफरेंट है। जो भाषा हनुमान बेनीवाल काम में लेते हैं, उस भाषा को किसी भी कीमत पर सचिन पायलट रिलीज नहीं कर सकते। ये बेमेल जोड़ा होगा, बेमेल गठबंधन होगा। मैं दोनों को करीब से जानता हूं। हनुमान बेनीवाल तो मेरे संपर्क में तब से जब से यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने, और मेरे बड़ा मान सम्मान करते हैं दोनों ही, मैं उनसे काफी बातचीत भी करता रहता हूं। लेकिन बेनीवाल के साथ सचिन पायलट का गठजोड़ बहुत ही बेमेल गठजोड़ होगा। हाँ, जाट गुजर गठजोड़ के नाम पर एक कर लो, लेकिन वो लंबा नहीं चल सकता, सत्ता में आ जाए ये तो संभावना लगती नहीं है। लेकिन हो सकता है विधानसभा किसी दिन त्रिशंकु आ जाए। कमल जी, मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो मेरा आकलन है कि अगर किरोड़ी बीजेपी में अनदेखी का शिकार होके किरोड़ी, पायलट और बेनीवाल एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जी,
तो राजस्थान की 40 सीटों पर उलटफेर करने की स्थिति में है। बिल्कुल सही। और विधानसभा त्रिशंकु भी आ सकती है उस केस में। और इनके पास में ये किंग मेकर बन सकते हैं या खुद भी किसी का बहुमत का समर्थन लेके किसी का बन सकते हैं। तो वो दूर की कौड़ी लाया हूं मैं हालांकि, लेकिन चूंकि किरोड़ी एक बार बाहर जा चुके हैं, राजपा बना चुके हैं, वो भी दूध के जले हुए छाछ को फूंक फूंक के पियेंगे। तो कोई जातीय कॉम्बिनेशन राजस्थान में बनता है तो अगर सचिन पायलट और किरोड़लाल भी एक हो जाते तो ईस्टर्न राजस्थान सीटें काफी हद तक दोनों पार्टियां साफ होती, बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि ईस्टर्न कर्नल प्रोजेक्ट का नारा चल रहा है वहां पे और गुर्जर और मीणा एक हुए नहीं। और सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा ये जिले साफ होते अलवर तक। तो इसलिए कोई बिल्कुल जातीय चुनाव होने जा रहा हो और जब कोई बड़ा इशू नहीं हो राजस्थान के सामने और बीजेपी कोई नेता पेश नहीं कर सके और जातिवाद सर चढ़ के बोले और ये तीन जातीय पावरफुल नेता एक कोई कॉम्बिनेशन बना लें, हालांकि दूर की कौड़ी है, मैं ऐसे ले आया। पर क्या है कि राजनीति अपरिमित संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कभी नहीं होते। जो किरोड़लाल मीणा बीजेपी की सरकार में मंत्री थे, वही किरोड़लाल मीणा वसुंधरा के खिलाफ जाके अपनी पत्नी को उन्होंने मंत्री बनाया अशोक गहलोत की सरकार में। वही किरोड़लाल मीणा अलग से चुनाव लड़े, वही वापस राज्यसभा में चले गए बीजेपी में आके। तो कोई किस करवट उठ बैठ जाए कब कोई पता नहीं। राजनीति में सबने मुखौटे उतार लिए अपने। जी बिल्कुल, किसी को मुखौटे की जरूरत नहीं है। एक अभी चलते चलते एकदम अंतिम एक प्रश्न आ गया है, प्रश्न नहीं है बेसिकली, जो रघुविंदर सिंह जो रंधावा है जो भी इस समय राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने एक्चुअल में जो सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसको अनशन नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा उन्होंने बयान जारी किया है। देखिए, अनशन कर सकते हैं या कोई कदम उठा सकते हैं, ये बात रंधावा बहुत पहले से जानते थे जी। कौन नहीं जानता कांग्रेस में इस बात जी, सब जानते हैं कि कोई कदम तो उठाएगा। राजनीति में कोई हाशिए में बैठने के लिए राजनीति नहीं करता। जी जी, कोने में बैठा रहूंगा, मेरे को आवाज लगाई जाएगी तब चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई आवाज लगाए ना लगाए, मैं आवाज लगाऊंगा अपने बारे में। जी। तो ये सचिन पायलट ने एक आवाज दे दी उनको जी कि मेरी तरफ देखो, नहीं देखोगे तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मैं घर से बाहर निकलने की तरफ देख रहा हूं, दरवाजे पे आ गया हूं। ये आदमी दहलीज पे खड़ा हुआ आदमी है, एक कदम और उठेगा और दहलीज से बाहर हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलो अब चलते चलते, क्योंकि समय की भी एक मर्यादा है, तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि अपन यदि नक्सल ये सारी सब चीजों की बात करें और जो आज हमारा सब्जेक्ट भी है कि सचिन पायलट का अगला कदम आपको अब अंत में क्या दिखता है? देखिए, पायलट एक ऐसे गेम में फंस गए, खुद की मकड़ी के जाले में फंस गए। कांग्रेस में उन्हें अब नहीं मिल सकता वो जो वो चाहते हैं। अशोक गहलोत के साथ उनकी वो दूरी हो गई है कि कितना भी गले मिला लो, हाथ मिला लो, दिल नहीं मिल सकते। जी, नहीं मिल सकते दिल। ठीक है ना। एक बात, अगर पायलट के लोगों को 25 आदमियों को 40 आदमियों को टिकट भी दे दो तो वो पता नहीं हार जाएंगे तो वो कहेंगे गहलोत ने हरवा दिया। जी जी, ठीक है ना। इसलिए वो दूरियां बढ़ चुकी है। अब मैं ये तो नहीं जानता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए, ये तो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन फिलहाल दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जाए तो जाए कहां, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न है। बीजेपी में उस वक्त बगावत सफल हो जाती तो वो मुख्यमंत्री बन जाते, पर वसुंधरा राजे ने नहीं बनने दिया समझ लो, या इनके पास नंबर गेम में नंबर जुट नहीं पाया। दोनों में से कोई बात है। लोग वसुंधरा राजे के लिए भी कहते हैं वसुंधरा राजे आला कमान कह दिया हमें मंजूर नहीं है कि जिस पार्टी नेतृत्व में कांग्रेस ने हमको हराया उस पार्टी का मुखिया हमारा मुख्यमंत्री बने और संघ के किसी आदमी को बना दें, स्वीकार्य, ऐसा मैंने सुना है। मैं नहीं जानता कि सच है कि नहीं है, लेकिन पायलट अब बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बन जाए लगता नहीं। बीजेपी को दरकार भी नहीं पायलट की चुनाव जीतने के लिए, इसलिए वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, कोई भी वो उनकी गरज नहीं है बीजेपी को, अब गरज नहीं है जी। और आम आदमी पार्टी पहले से घोषित कर चुकी है कि वो आम आदमियों को, उन्होंने अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष ऐसा ही बनाया, तो कोटा में रबड़ स्टाम्प की दुकान या नेम प्लेट बनाने की दुकान जी चलाते हैं। उनकी एक घोषित योजना है कि हम किसी एस्टेब्लिश लीडर को नहीं लाएंगे जी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल बहुत व्यक्तिवादी राजनीति के व्यक्ति हैं। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे जिसका कद अरविंद केजरीवाल से बड़ा होने की जरा सी भी संभावना या आशंका, उनके लिए आशंका, दूसरों के लिए संभावना अगर होगी नहीं लेके आएंगे। और जिसकी नेशनल मीडिया में पहचान होगी
ऐसा आदमी अरविंद केजरीवाल ले आए। मुझे नहीं लगता कि जिसकी तरफ मीडिया लपके, जिसका इंटरव्यू आज तक दिखाने लग जाए आपके नाम पर, और केजरीवाल ऐसे आदमी को ले आए और बर्दाश्त कर लें, मुझे उनके स्वभाव से नहीं लगता। और आम आदमी पार्टी की घोषित नीति है उसके तहत भी वो आम आदमियों में ऊर्जा पैदा करके अपनी क्रांति लाने की बात करते हैं। अब कोई चुनावी रंग चढ़ गया हो और ऐसा लगे कि 13% गुजरात में वोट आ गए थे तो यहाँ फिर कुछ दिखाना है, लेकिन वो ले भी लें मुझे नहीं लगता। लेकिन वो तो पायलट के और अरविंद केजरीवाल के रास्ते एक हो जाए बहुत मुश्किल है। पायलट के और हनुमान बेनीवाल रास्ते एक हो जाए बहुत मुश्किल है। पायलट के और बीजेपी के रास्ते एक हो जाए ये भी अब बहुत मुश्किल है। और एक हो भी जाए तो पायलट को वो मिल जाए जिसको पाने के लिए उसने कांग्रेस बगावत की, नहीं लगता मुझे। इसलिए उनके सामने यक्ष प्रश्न है कि राजनीति का अगला कदम क्या उठाए। कांग्रेस आला कमान अगर गहलोत को किसी तरह मना सके और सचिन पायलट को सम्मानजनक कोई स्थिति दे सके, पायलट को मान जाए, स्वीकार कर लें, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दें, कुछ और कर व्हाट्सएप में भी कोई फार्मूला निकल पाए, तो कांग्रेस का फायदा ये होगा कि कांग्रेस एक ताकतवर तरीके से चुनाव मैदान में एकजुट होकर उतर पाएगी। पर एकजुट के लिए भी मन मिलने जरूरी है। मुझे लगता नहीं है कि अब हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो, मन मिल जाए तो एक करिश्मा होगा। हो सकता है जादूगर का जादू हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर रिया, परंतु 2-3 दिनों में सारा स्पष्ट हो जाएगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। कार्यक्रम में एक हफ्ता जी बताएं जी। एक हफ्ता लगेगा इसका? एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि बीजेपी की आंतरिक राजनीति भी राजस्थान में कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद सेटल होगी। ये भी इस मौके पर मैं आज जो आप बात कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद में नतीजे तय राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।